प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। देखिएगा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स जो हिंदी में बोला जाता है आव्यूह है, इस चैप्टर में डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है, परिभाषाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो पहले हम इस चैप्टर में परिभाषाएं क्लियर करेंगे। परिभाषाएं क्लियर करने के बाद में इस एक्सरसाइज में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिएगा, हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की। मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं आव्यूह है। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिएगा, मैट्रिक्स जो शब्द है हिंदी में इसे बोला जाता है आव्यूह है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आव्यूह शब्द है, मैट्रिक्स जो शब्द है, इसे मैट्राइसेज भी बोला जाता है। मैट्राइसेज, इसे भी आव्यूह ही बोलते हैं, मैट्रिक्स या मैट्राइसेज। देखिएगा, इस मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हम बात करें तो ये जो मैट्रिक्स शब्द है, इस मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जे सिल्वेस्टर ने। लिखिएगा पहला पॉइंट, मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग बिल्कुल बेसिक से, जीरो से शुरुआत हो रही है चैप्टर की। बस जरूरत है आपको केवल ध्यान केंद्रित करने की, ऐसी कोई बात हम नहीं छोड़ेंगे। मैट्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर ने किया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। दूसरा पॉइंट लिखने से पहले मैं बताऊं कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स विषय की खोज किसने की थी? मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग तो किया था जे सिल्वेस्टर ने, लेकिन मैट्रिक्स विषय की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, मैट्रिक्स विषय की खोज आर्थर केली ने समीकरणों को हल करते समय की थी। समीकरणों को प्यारे विद्यार्थियों, दो बेसिक जानकारी आपको रखनी है। मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग, मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने किया था और मैट्रिक्स विषय की खोज समीकरणों को हल करते समय आर्थर केली ने की थी। अब हम बात करते हैं कि जे सिल्वेस्टर ने, जिसने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया, इस जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स बोला किसको? किसको नाम दिया उसने मैट्रिक्स? इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, लिखिएगा सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा। मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? इस परिभाषा से हम समझ जाएंगे कि जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स किसको बोला था। लिखिएगा,
वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें संख्याओं या राशियों को पंक्तियों व स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से देखिएगा, परिभाषा में हमने क्या लिखा? वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें संख्याओं को या राशियों को पंक्तियों व स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा मेरी बात को। जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स किसको बोला? उसने जो संख्याएं थी, जो राशियां थी, उन संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कुछ संख्याएं हैं जिनको पंक्तियों में व्यवस्थित किया, 3, 4, 5, 2, 7, 9, 1, 2, 8, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं की देखिए 3 पंक्तियां बनी हुई है। ये जो क्षैतिज लाइन में, क्षैतिज रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको तो हम बोलेंगे पंक्तियां, रो। इनको क्या बोलेंगे? रो, पंक्तियां। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को, इनको हम बोलेंगे स्तंभ। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इनको तो बोला जाता है रो फर्स्ट, ये हो गई रो सेकंड, ये हो गई रो थर्ड। संकेत में लिखना चाहें तो R1, इसे बोलेंगे R2, इसे बोलेंगे हम R3। पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। ऐसे ही ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। प्रथम स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ऐसे ही आगे और भी स्तंभ हो सकते हैं, ऐसे ही पंक्तियां और भी हो सकती हैं। देखिए यहाँ ये जो विन्यास लिखा हुआ है, इसमें संख्याएं या राशियां पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित हैं। इन व्यवस्थित की गई संख्याओं को बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है। किस में बंद किया जाता है? बड़े कोष्ठक में। तो इसको बोला सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स, अव्यूह है। देखिएगा, जो संख्याएं या राशियां व्यवस्थित की पंक्ति और स्तंभों के रूप में, इनको आयताकार कोष्ठक में या फिर यूं कहें बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया। जो क्षैतिज रेखा में जो संख्याएं व्यवस्थित हैं, इनको तो बोला रोज, बोले तो पंक्तियां। ये पहली पंक्ति जिसे R1 से डिनोट करेंगे, ये दूसरी पंक्ति जिसे R2 से डिनोट करेंगे, ये तीसरी पंक्ति जिसे R3 से डिनोट करेंगे। अगर इसकी बात करें तो ये पहला कॉलम जिसे C1 से डिनोट करेंगे, ये दूसरा कॉलम C2 लिखेंगे, ये तीसरा कॉलम C3 होगा। कॉलम को हिंदी में बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों स्तंभ। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। ऐसे ही और स्तंभ और पंक्तियां भी हो सकती हैं। तो ये जो संख्याओं का व्यवस्थित रूप था पंक्तियों और स्तंभों के रूप में, इसको सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स बोला। इसका नाम क्या दिया सिल्वेस्टर ने? मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो अव्यूह है, इसको अव्यूह बोला था। अब हम बात करते हैं अव्यूह को व्यक्त किससे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी। अव्यूह को सदैव
लिख लेना आप यहाँ स्टार लगा के, अव्यूह को या मैट्रिक्स को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर या फिर यूं कहें बड़े अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अव्यूह को किससे व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों? अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ETC। ये जो कैपिटल लेटर हैं, बड़े अक्षर ए बी सी अंग्रेजी वर्णमाला के, इनके द्वारा हम अव्यूह को व्यक्त करेंगे। अगर मैं इस अव्यूह को लिखना चाहूँ तो देखिएगा, इस अव्यूह को किससे लिखेंगे हम? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। अव्यूह लिखा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ इसे A इज इक्वल ए, ये अव्यूह है, बराबर में ये लिखा हुआ है, पंक्तियों व स्तंभों के रूप में संख्याएं व्यवस्थित है। ये जो अव्यूह है, इस अव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए से व्यक्त कर रहे हैं। ये हो गया मैट्रिक्स ए। इसी प्रकार से दूसरा मैट्रिक्स आप लिखना चाहें, 2 3 5 7, इसमें भी संख्याएं पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित हैं। तो इस अव्यूह को मान लो मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान ये रखना है अव्यूह को व्यक्त करते समय अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर यूज करना है आपको। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, हम बात करते हैं अव्यूह के अवयव की, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अव्यूह के अवयव की एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो अव्यूह के अवयव। लिखिएगा, प्रायः मुख्यतया अव्यूह या मैट्रिक्स को ए या AIJ के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिएगा, ए तो है अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, या डायरेक्ट अव्यूह को AIJ और बड़ा कोष्टक लगा देंगे से व्यक्त करेंगे। यहां हम बात करते हैं इस AIJ की। ये AIJ क्या है? ये अव्यूह के अवयव को बता रहा है, अव्यूह के अवयव को बता रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है यहाँ AIJ? अव्यूह के अवयव को। और ये जो अवयव है, इनको बड़े कोष्टक में बंद किया हमने। तो देखिएगा, AIJ में यहाँ I है, एक J है। ये I क्या बता रहा है? I जो है वो IV पंक्ति बता रहा है, और J जो है वो Jवा स्तंभ बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस अव्यूह में आप मेरे को दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताओ, तो दूसरी पंक्ति I का मान 2, तीसरा स्तंभ J का मान 3, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसे कैसे लिखेंगे? A23, I का मान 2, J का मान 3, तो A23 क्या बोल रहा है? A23 बोल रहा है दूसरी पंक्ति। पहले 2 जो है ये पंक्ति बता रहा है, बाद में जो J की जगह है वो कॉलम बता रहा है, स्तंभ बता रहा है। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है A, जिसे लिखेंगे A23। A23 फिर से सुनिए क्या बता रहा है? दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। ऐसे ही AIJ क्या बता रहा है?
आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव। अब आप कौन सी पंक्ति ले रहे हैं, कौन सा स्तंभ ले रहे हैं, उस हिसाब से चेक करिएगा। देखिए ये 3 क्या है, ये 3 कौन सी जगह ले रहा है, इसकी पोजीशन है A11। पोजीशन की बात करें तो ये कौन सी पंक्ति कौन से स्तंभ में है, तो देखिएगा 3 पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है। तो देखिए I का मान 1, J का मान 1, तो A11 अगर मैं पूछूं कितना है तो A11 इज इक्वल होगा 3, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। अब इस 4 की पोजीशन देखें तो 4 जो है पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, तो इसकी पोजीशन होगी A12, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। 5 की पोजीशन क्या होगी, A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे ही आगे और यदि संख्याएं हैं तो और लिखा जा सकता है। अब यहाँ पहुँच जाओ, ये क्या है 2 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, A21, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। अब सुनिए, मैं आपसे पूछूं कि तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव बताओ, तो तीसरी पंक्ति में चलो और तीसरे स्तंभ में चलो, तो यहाँ पहुँच गए। ये तीसरी पंक्ति, ये तीसरा स्तंभ, अवयव कितना है 8, तो इसे लिखेंगे A33। A33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आशा करता हूँ मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो ये जो A11, A12, A13 ये क्या है, अव्यूह के अवयव हैं। अब हम अव्यूह को, मैट्रिक्स को व्यक्त करना सीखेंगे। देखिए अव्यूह A को मैं लिख रहा हूं, मान लो अव्यूह A में M तो पंक्ति है और N स्तंभ है। मान लिया हमने, अव्यूह में कितनी पंक्ति हैं, M पंक्ति हैं। अव्यूह में स्तंभ कितने हैं, N स्तंभ। मैं मान रहा हूं यहाँ कि एक अव्यूह है, एक मैट्रिक्स है जिसमें M तो क्या है, पंक्ति, और N क्या है, स्तंभ। तो इस अव्यूह को हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा अव्यव को लिखा जाता है Aij के रूप में। तो पहली पंक्ति लिख रहा हूं मैं A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी हिसाब से लिखूंगा मैं पहली पंक्ति NY स्तंभ, क्योंकि स्तंभ कितने हैं, N है अपने पास। अब मैं दूसरी पंक्ति लिख रहा हूं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। इसी हिसाब से क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति Nवें स्तंभ का अवयव। अब मैं तीसरी पंक्ति लिख रहा हूं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। इसी हिसाब से हम लिखते जाएंगे तो तीसरी पंक्ति Nवें स्तंभ का अवयव आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ऐसे ही हम नीचे की तरफ चलें, पंक्तियों की संख्या बढ़ाते हुए, तो लिखेंगे Mवीं पंक्ति पहला स्तंभ, Mवीं पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, Mवीं पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, और इसी हिसाब से लिखेंगे हम Mवीं पंक्ति Nवें स्तंभ का अवयव। अब देखिएगा, इन अवयवों को जो कि पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित हैं, इनको हमने आयताकार कोष्ठक में बंद कर दिया। इसे क्या हम बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें A11 अवयव है, A12 अवयव है, A13 ये भी अवयव है। लेकिन ये बता क्या रहा है, जैसे A23 की बात करूं तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अपने को एक मैट्रिक्स दे दिया A इज इक्वल 3 5 9 4 2 6 3 1 4, और आपसे पूछ लिया कि A22 बताइए कितना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया A31 बताइए कितना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इनका आंसर कैसे बताएंगे, देखिएगा इस अव्यूह में अपने को A22 पूछा,
तो A22 दूसरी पंक्ति, पहले पंक्तियों की संख्या मिलेगी, उसके बाद में स्तंभों की संख्या मिलेगी। पहला मान I का होगा, दूसरा मान J का होगा। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति में चलेंगे, यही है दूसरी पंक्ति। देखिएगा ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है। क्रॉस कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो अवयव क्या है? 2। तो A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव कितना है? यहाँ पे 2। ये अपना आंसर है। अपने से पूछा गया A31 बताइए, मतलब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव बताइए। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, देखिए तीसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ भी है, ये वाला अवयव है, कितना है? A31 बराबर है 3। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। यदि मेरी बात आप समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल सर हमारे ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं अव्यूह की कोटि की। लिखिएगा अव्यूह की कोटि। अव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अव्यूह की कोटि। लिखिए यदि किसी अव्यूह A में, यदि किसी अव्यूह या मैट्रिक्स A में M पंक्ति व N स्तंभ हो तो M/N क्या लिखेंगे? M/N। M/N लिखेंगे ऐसे, बोलेंगे ऐसे, M/N मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है। या क्रम या ऑर्डर भी बोलते हैं, मैट्रिक्स की कोटि या क्रम कहलाती है। सुनिएगा, अगर किसी अव्यूह में M पंक्ति और N स्तंभ यदि हैं तो उस अव्यूह की कोटि क्या होगी? M/N। अगर मैं आपको बोलूं किसी अव्यूह में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं तो उसकी कोटि क्या होगी? 2/3। देखिएगा M पंक्ति और N स्तंभ हो तो कोटि को लिखेंगे M/N के रूप में। कोई अपने को बता रहा है किसी अव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में 5 पंक्तियां और 7 स्तंभ हैं, कोटि बताइए। तो लिखेंगे 5/7। पंक्तियों की संख्या पहले लिखेंगे, स्तंभों की संख्या बाद में लिखेंगे। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा। अव्यूह या मैट्रिक्स की कोटि या क्रम, या इंग्लिश में बोलें तो ऑर्डर। अव्यूह या मैट्रिक्स की कोटि या क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या तथा फिर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि हम समझना चाहें तो देखिएगा, एक मैट्रिक्स है अपने पास A 2 3 5 7 1 2 1 2 2 1 2 2। ये कोई मैट्रिक्स है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, बताइए इसकी कोटि क्या है? तो कोटि बताते समय पहले M बोले तो पंक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए, उसके बाद में N बोले तो स्तंभों की संख्या। देखिएगा इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। इसमें 3 रो हैं, 3 पंक्तियां हैं। अगर इसमें स्तंभों की बात करें तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। 4 कॉलम है इसमें, मतलब इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ हैं। तो कोटि क्या होगी इसकी?
कोटि होगी इसकी पहले पंक्तियों की संख्या 3 पंक्ति, बाई स्तंभ कितने हैं 4, तो 3/4 इसकी कोटि होगी। अब देखिएगा, अगर कोई अव्यय है ना दे करके अपने को सिर्फ पंक्तियों और स्तंभों की संख्या भी दे सकता है डायरेक्ट, कि एक अव्यय है जिसमें 5 पंक्ति हैं 8 स्तंभ हैं, तो बताइए उस अव्यय की कोटि क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले ने बोला 5 तो पंक्ति हैं और 8 कॉलम हैं, तो कोटि बतानी है तो पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या लिखे लें, तो 5/8 ये अपना आंसर होगा, अव्यय की कोटि होगी। अब हम बात करते हैं अव्यय के अवयव की, कि अव्यय में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, अगर कोटि आपको पहचानना आने लग गया तो अवयवों की संख्या बताना बहुत सिंपल काम है। अव्यय में जितनी पंक्ति हैं, मान लो m पंक्ति हैं और n स्तंभ हैं, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो अव्यय के अवयवों की संख्या को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इस अव्यय में मैं आपसे पूछना चाहूँ बताइए कितने अवयव हैं, तो इस अव्यय की सबसे पहले हम कोटि चेक करेंगे। तो इस अव्यय की कोटि है 3/4, अर्थात इस अव्यय में 3 पंक्ति हैं 4 स्तंभ हैं, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो आई है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, तो ये अव्यय में कुल अवयवों की संख्या आई है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स लिख दूँ मैं आपको, मैट्रिक्स B है 1 2 3 4 1 1 1 2, यही एक मैट्रिक्स है, और मैं आपसे पूछूं इसमें अवयवों की संख्या बताओ, तो पहले इसकी कोटि चेक करो, कितनी पंक्ति 2, कितने स्तंभ 4, तो अवयव कितने होंगे 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8, इस अवयव में कुल 8 अवयव होंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।